पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये पक्षी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आई थिंक आप लोगों को देखते ही याद आ गई होगी फोटो पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, एक साथ सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर कि रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा कि देखो, इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं। ठीक है, जैसा आपको सामने पक्षी भी दिख रहा है, एक हिंट मैंने सामने दे दिया कौन सा पक्षी है, कि सिर के बिल्कुल सामने है। देखो सिर के सामने इसकी आंखें है, बिल्कुल मेरे समान। ठीक है, बिल्कुल मेरे समान, जैसे हमारी आंखें है। देखो हमारी आंखें बिल्कुल कैसे है, सिर के सामने है। इसकी आंखें देखो सिर के सामने, और हमारी आंखें भी सिर के सामने। अब ये मत कहना कि सर आप भी उल्लू जैसे हो। ठीक है, ठीक है। तो आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? तो आपको सिंपल आंसर पता चल गया कि कौन सा पक्षी है, वो पक्षी आपका उल्लू है। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर जैसे ऑप्शन की मैं बात करूं, पहला ऑप्शन यहां पर कबूतर दे दिया। तो कबूतर की तो आंखें नहीं हो सकती, क्योंकि मोस्टली जितने पक्षी होते हैं, अगर मैं बात करूं आपके जितने पक्षियों की, तो ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है। कितनी होती है? आपके सिर के दोनों साइड होती है। कितनी साइड होती है? सिर के दोनों साइड होती है, जो ज्यादातर पक्षियों की आंखें होती है। लेकिन अगर मैं उल्लू की बात करूं तो इसकी आंखें होती है कैसे? सामने की तरफ होती है, मनुष्य की तरफ होती है। अगर पहला ऑप्शन दिया इसमें कबूतर, तो कबूतर की नहीं होती भाई। कबूतर का घोंसला पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कबूतर का जो घोंसला होता है वो कहां पर बना होता है। तो कहां पर बना होता है कबूतर का घोंसला? या तो पुराने मकान में बना होगा। कहां पर? या तो पुराने मकान में बना होगा, या फिर किसी खंडर में आपका कबूतर का घोंसला बना होगा। अब ये मत कहना सर हमने तो अपने घर में कबूतर पाल रखे हैं तो वहां पर भी बना होगा। हम लोग यहाँ पर जितने पॉइंट में यहाँ पर लिखता हूं वो पॉइंट लिखता हूं जो आपके एनसीईआरटी किताबों के अकॉर्डिंग लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात रही आपके कबूतर की। अगर मैं बात करूं गोरैया की, तो अगर मैं बात करूं गोरैया की, तो देखिए जो आपके गोरैया के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नया आ गया था। सबसे पहले अगर मैं नए क्वेश्चन की बात करूं, पहले गोरैया का घोंसला बताओ कि गोरैया का घोंसला कहां बना होता है। तो देखो नया क्वेश्चन क्या आ गया था? नया क्वेश्चन ये आ गया था कि गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए गोरैया दिवस मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। गोरैया दिवस मनाया जाता है किसको? 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो गोरैया है वो कहाँ का है? वो दिल्ली का राजकीय पक्षी है। ठीक है, कहाँ का? दिल्ली का राजकीय पक्षी है जो आपका गोरैया है। जो शीला दीक्षित जी थी तो उनके टाइम में इनको राजकीय पक्षी माना गया था। तो कहाँ का है? दिल्ली का राजकीय पक्षी है आपका कौन? गोरैया, दिल्ली का राजकीय पक्षी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा इसका घोंसला कहाँ बना होता है जो गोरैया का। ये अगर अपना घोंसला बनाएगी तो कहां बनाएगी? अगर इसके घोंसले की मैं बात करूं तो ये घोंसला बनाती है कहां पर बनाती है? या तो बनाएगी अलमारी के पीछे। कहां पर बनाएगी? या तो बनाएगी आपकी अलमारी के पीछे बनाएगी। ठीक है, ओ सॉरी अलमारी के ऊपर बनाएगी, या फिर बनाएगी आईना के पीछे। ठीक है, जो आईना होता है, शीशा होता है, उस शीशे के या आईना के पीछे बनाएगी आपका। ठीक है, तो ये इसका घोंसला जो बना होता है, गोरैया का घोंसला बना होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में? हाँ, अलमारी के पीछे, आईना भी लिखो साथ में। ठीक है, इसका भी साथ के साथ में लिखो। अगर मैं बात करूं उल्लू की, ठीक है, तो देखो अपने दोस्त उल्लू की बात करो, क्योंकि मनुष्य की समान इसकी आंखें रहती है। किसकी समान आंखें होती है? अगर मैं इसकी आंखों की बात करूं तो आंखें इसकी कैसे रहती है? आंखें रहती है इसकी मनुष्य के समान इसकी आंखें रहती है। किसके समान रहती है? मनुष्य के समान इसकी आंखें रहती है। ऐसी तो आंखें है ना, कैसी है इसकी आंखें? मनुष्य के समान इसकी आंखें है। जैसी आंखें इसकी हमारी आगे आगे की तरफ दो आंखें हैं, ऐसे ही इसकी आंखें भी कैसी है? आगे की तरफ दो आंखें है। ठीक है, ऐसी तो आंखें है ना। ठीक है, तो मनुष्य के समान इसकी दो आंखें रहती है। उसके अलावा अगर मैं उल्लू की बात करूं तो जो उल्लू होता है ना, वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्या काम करता है? उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, और पीछे तक कितने तक घुमा सकता है? ये घुमा सकता है लगभग 270 डिग्री तक अपना पीछे तक घुमा सकता है, जो उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ये कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो रात में किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। कौन होते हैं? उल्लू हो गया, ठीक है, उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, और उसके अलावा कुछ और मैंने बताए थे। ठीक है, और कौन कौन से कुछ बताए थे उनका नाम भी था। तो वो क्या देखते हैं?
रात में किसी चीज को क्या देखते हैं, रात में किसी चीज को देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ी देखते हो, ये तो मेरी उंगली गलती से हो गई। तो रात में किसी चीज को कैसे देखते हैं, ये देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में किसी चीज को देखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ने बता रहे हैं कि भाई अपना सोना सोना और सोना मुन्ना ये इस तरीके के देखता है, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या है, ये इस क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट है और बेसिकली आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, उल्लू, यहां पर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। आप लोग तो जो रात में जगते हो तो आप लोग थोड़ी और उल्लू, ठीक है। तो यहां पर उल्लू की बात हो रही है, ना कि आपके उल्लू मैना की बात हो रही है, ठीक है। आएगी मैना भी आपकी आएगी, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका उल्लू आंसर सही हो जाएगा और बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जितने पॉइंट थे इस क्वेश्चन से संबंधित वो पॉइंट मैंने यहां पर आपको समझा दिए और बहुत बार उल्लू आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग जितने भी उल्लू हो। तो इसके बाद बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है उसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि। अच्छा यार एक बात बताओ, मेरी तरफ को देखो। जैसे मान लीजिए मुझे कोई, मैं सामने देख रहा हूं, अभी आपकी तरफ को देख रहा हूं। अगर मान लीजिए मुझे इधर देखना है तो मुझे अपना सिर थोड़ी घुमाना पड़ेगा, मैं सीधी अपनी आंख की पुतली को इधर कर लूंगा। अगर मुझे इधर देखना है तो मैं अपनी आंख की पुतली को इधर कर लूंगा, ऊपर देखना है तो आंख की पुतली को ऊपर कर लूंगा। मैं बार बार सिर हिला के इधर उधर ऊपर नीचे थोड़ी देखूंगा। या आप लोग ऐसे थोड़ी करते हो, कोई नहीं करता। लेकिन जो पक्षी होता है, अगर पक्षी को इधर देखना है तो मुंडी इधर करेगा, इधर देखना है मुंडी इधर करेगा, ऊपर देखना है तो मुंडी उधर करेगा। अपनी गर्दन को बहुत इधर उधर हिलाता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी आंख की जो पुतली होती है, ठीक है, क्योंकि जो उनकी आंख की जो पुतली होती है, मेरे से एक्सरसाइज करवा रहे हो, ठीक है, गर्दन की। क्योंकि जो उनकी आंख की जो पुतली होती है ना, उसको वो क्या काम कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है, उनको वो मूव नहीं कर सकते। तो अगर उनको इधर उधर देखना होता है तो अपनी गर्दन भी इधर उधर हिलानी पड़ती है उनको, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है कि वो अपना सिर कई बार क्यों हिलाते हैं, क्योंकि उनको देखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो आंखें होती है फिक्स होती है, इसलिए उनको अपनी गर्दन को हिलाना पड़ता है कई बार। गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, नहीं। आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, आंसर सही हो जाएगा। आंखें क्या रहती है, फिक्स होती है, स्थिर होती है, इसलिए क्या रहता है, वो आपकी हिल नहीं सकती। हम तो मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी आंख की पुतलियों की मूवमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर एक्सरसाइज बताता है ना कि देखो ये पेन देखो, अब ये पेन इधर जा रहा है, इधर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। आंखों की एक्सरसाइज बताता है ना, अब ये देखो अब इधर से एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करते हो ना आप लोग, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। जानवर नहीं कर सकता ऐसा एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है इसके ऊपर नजर डालो। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी अपनी चोंच चलाओ, किस प्रकार की चोंच काम आती है। देखो यहां पर एक आपको चोंच नजर आ रही है और ये चोंच आपको कैसी नजर आ रही है, हुक जैसी चोंच नजर आ रही है। कैसी आ रही है, हुक जैसी चोंच। आप लोगों ने वो देखा है जो हम कपड़े टाकते हैं, हुक जैसी वो टंगे रहते हैं जिसके ऊपर कपड़े, ये वही चोंच है, हुक जैसी चोंच, ठीक है। तो किसकी चोंच रहती है ये आपकी, ये होती है हुक जैसी चोंच होती है। ये बेसिकली किन पक्षियों की रहती है, ये रहती है आपकी चील की रहती है, बाज की रहती है, या कह सकते हो गिद्ध की रहती है, ठीक है। या कुल मिला के कह सकते हो जो आपके मांसाहारी पक्षी रहते हैं। कौन रहते हैं, जो आपके मांसाहारी पक्षी रहते हैं, मांस खाने वाले जो पक्षी रहते हैं, उनकी ये आपकी चोंच रहती है, ताकि वो अपने मीट को काट सके और उनको खा सके। उनकी बेसिकली यहाँ पर ये चोंच होती है, उनको काटने के लिए, फाड़ने के लिए मीट को, तो उनकी ये इस प्रकार की चोंच देखने को मिलती है, ठीक है। देखो एक जैसे ये वाली चोंच है, जिनकी चोंच लंबी पतली और सुई जैसी होती है। अच्छा बताओ ये किसकी चोंच होती है, ऐसी लंबी सी चोंच होती है, ठीक है। मान लो ये लंबी सी चोंच होती है, तो बताओ ये किसकी चोंच होती है। ऐसी चोंच भी तो देखी है ना, बहुत लंबी सी चोंच होती है, इस चोंच में फंसा के मछली को खा जाते हैं। तो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में ये चोंच किसकी होती है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ये लंबी जैसी सुई जैसी चोंच किसकी होती है जो मछली को खा जाती है, जल्दी से बचाओ। वल्चर तो हो गया ना, वल्चर तो आपका हो गया। ये लंबी वाली बताओ, लंबी वाली किसकी होती है। हाँ दो की हो जाएगी, दो मान सकते हो आप लोग। एक तो आप लोग मान सकते हो इसके अंदर सारस ले सकते हो, ठीक है, सारस की भी हो जाती है, बगुला की भी हो जाती है, इनकी लंबी लंबी चोंच हो जाती है वाली, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की चोंच से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए जो आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसके ऊपर अब करते हैं बात। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से कई क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, तो जरा इसके ऊपर एक बार करके नजर डाल लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहां पर दिया हुआ है आपके 4 पक्षी दिए हुए, शक्करखोरा, कोयल, कलचिड़ी और आपकी दर्जन चिड़िया। ये आपके कुछ यहां पर पक्षी दिए हुए। अब जरा इनके ऊपर एक एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। कोयल शायद हमारा ऊपर कवर हुआ था या नहीं हुआ, एक सेकंड भाई, कोयल 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 नहीं, कोयल हमारा कवर नहीं हुआ, ठीक है। हमारा कौवा रह गया था, ठीक है। हमने उल्लू के बारे में बता दिया था लेकिन कौवे के बारे में नहीं बताया, कौवे के बारे में आगे बताएंगे। देखो कौवा रह गया था हमारा। देखो अब इसके बारे में नजर डालते हैं। यहां पर 4 पक्षी आपको दिए हुए, इनका आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। अब एक एक करके मैच दी फॉलोइंग करते हैं। पहला दिया हुआ है आपका शक्करखोरा, सनबर्ड आपको दिया हुआ है, तो सनबर्ड का आपको बताना है यहां पर घोंसला। यहां पर घोंसलों का विवरण आपको दिया हुआ है, तो एक एक करके घोंसला बनाते हैं। सीधा आपका अगर देखोगे आप लोग नजर डालोगे, सीधा मैं आपको बताता हूं, छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला रहता है जो आपका सनबर्ड का यानी शक्करखोरा का जो आपका घोंसला बना होता है, जिसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े आदि रहते हैं। जो शक्करखोरा का जो आपका घोंसला बना रहता है, लटका हुआ रहता है, छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला आप लोगों ने देखा होगा, तो समझ जाना वो आपका शक्करखोरा का आपका घोंसला बना रहता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, कोयल की बात करते हैं। देखो कोयल बेसिकली क्या काम करती है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती, इसलिए आपका वो कौवा बच गया था। कौवा भाई साहब आपने वाला कंसेप्ट पढ़ा है, मैन विल बी मैन, ठीक है। लेडीज को देखते अपनी आदत बदल लेते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करता है जो आपका कौवा रहता है, ठीक है। तो कौवा क्या काम करता है बेसिकली, कोयल अपना कोई घोंसला नहीं बनाती, ठीक है। ये क्या काम करती है, कौवा, कौवा का जो घोंसला रहता है ना, इसमें जाकर अपने अंडे देती है और कौवा इसके अंडे को सेता है कि कोयल कोयल तू कुछ मत कर, मैं तेरे अंडे को सेता हूं, मेरे घोंसले में तू अपना अंडा दे दे और मैं देखूंगा जो भी कुछ देखूंगा, ठीक है। तो इतना जेंटलमैन आदमी रहता है जो अपना कौवा रहता है, ठीक है। तो मैन विल बी मैन का जो कंसेप्ट होता है ना, वो खाली आदमी यही नहीं चलता, मनुष्य में नहीं चलता, जानवरों में भी ये वाला कंसेप्ट चलता है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा कोयल का। अगली बात करते हैं, कलचिड़ी की बात करते हैं, इंडियन रोबिन की बात करते हैं। तो इंडियन नोबी क्या काम करती है, झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर, नहीं ये आपका कलचिड़ी का नहीं है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में घोंसला देती है, ये सही है। और उसके ऊपर पौधे की टहनियां, जड़े, बाल, रुई बिछी रहती है, तो कलचिड़ी का आपका सेकंड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, जो कलचिड़ी का रहता है, इंडियन रोबिन का रहता है। अगर बात करें दर्जन चिड़िया यानी कि इंडियन टेलर की, तो ये आपका सही हो जाएगा कि 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया है। देखो यहां पर आपका वर्ड क्या है, टेलर बर्ड यानी कि दर्जन चिड़िया। दर्जी क्या काम करता है, दर्जी कपड़ों को सीता है ना भाई, कपड़ा दे दिया आप लोगों ने उसके पास, फिर कपड़ों को काटता है और फिर उनको सीकर आपको कपड़े बनाकर दे देता है। उसी प्रकार से जो आपकी दर्जन चिड़िया रहती है, टेलर बर्ड रहती है, वो अपनी चोंच से क्या काम करती है, जो पत्ते रहती है ना, उन पत्तों को सीती रहती है और अपना घोंसला बना लेती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दर्जन चिड़िया को कि भाई ये यहां पर क्या है, जैसा आदमियों में टेलर होते हैं, ये चिड़ियों के अंदर टेलर है यहां पर, ठीक है। तो ऐसे याद करना, तो ये आंसर आपका इसका यहां पर सही हो जाएगा। 4 पक्षी थे, 4 बड़े महत्वपूर्ण पक्षी थे आपके, जो मैंने यहां पर आपको बताए। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, जो कलचिड़ी होती है, कलचिड़ी की जो चोंच होती है, तो कलचिड़ी की चोंच अंदर से कैसी होती है, कलचिड़ी की चोंच अंदर से कैसी होती है, लाल होती है, पीली होती है, नीली होती है या फिर काली होती है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से किस प्रकार की होती है, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी आपकी चेक करूंगा कलचिड़ी के अंदर से चोंच कैसी होती है, ठीक है। बाकी आप लोग इसका मैच ही फॉलोइंग कर लेना, इसमें से जो भी आपका आंसर सही बैठेगा, ठीक है। बड़ा अच्छा और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो सामने आपकी स्क्रीन पर यहां पर देखने को मिला। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। रेड होती है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से कैसी रहती है, लाल रंग की होती है, जो कलचिड़ी की चोंच रहती है अंदर से, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर यहां पर दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि देखो यहां पर नीचे पहेली दी हुई है, और सीटेट का एग्जाम जब से मतलब खासकर जब से ऑनलाइन हुआ है तब से बहुत ज्यादा पहेली पूछी हुई है। आपके एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सारी पहेली दी हुई है, कोई मोर की दी हुई है, कोई आपकी कोयल की दी हुई है, कोई आपकी इस प्रकार से कोई सी पक्षी की उठाकर दी हुई है, और पहेली देकर पूछा हुआ है कि ये कौन सा पक्षी है, ऐसे दिया हुआ है मतलब।
अब यहां पर पहेली दी हुई है, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं क्या कहलाती। तो यह यहां पर किसके बारे में ये वाली बात कही हुई है? मैना के बारे में, तोता के बारे में, फाख्ता के बारे में, या फिर कोयल के बारे में? तो देखो, कुहू कुहू की आवाज कौन लगाती है? कुहू कुहू की आवाज कौन लगाती है? वो लगाती है आपकी कोयल, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। कौन लगाती है? कोयल कुहू कुहू की आवाज लगाती है। और ये मैंने आपको क्या बताया, ये अपने कंडे अंडे कहां देती है? ये अपने अंडे देती है कोए के घोंसले में, अपने अंडे देती है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली भाई साहब कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, मैन विल बी मैन का कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो करता है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी कोयल के बारे में। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? यहां पर ये फोटो गलत आ गई, यहां पर पेड़ के तने में घोंसला बनाने की बात आती है। ये पेड़ का तना हो गया, और पेड़ के तने में मान लीजिए यहां पर कोई घोंसला बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें आपका पेड़ के तने में जो घोंसला बनाता है, वो कौन पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है? देखिए, जो कौवा रहता है ना, तो कौवा पेड़ के तने में घोंसला नहीं बनाता। पेड़ की जो सबसे ऊंची जो डाली होती है, ठीक है, ये यार मेरी ड्राइंग, ठीक है, काम चला लेना भाई, जैसी भी उल्टी सीधी ड्राइंग है कमी मत निकालना इसके पे। तो पेड़ की जो ऊंची डाली होती है, पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है, सबसे ऊंची डाली पर जो अपना घोंसला बनाता है, सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है? वो बनाता है अपना कौवा। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है? कौवा घोंसला बनाता है। और इसके घोंसले में क्या क्या रहता है? इसके घोंसले में के अंदर रहता है, इसके घोंसले के अंदर रहता है, एक सेकंड को, इसके घोंसले के अंदर देखने को मिलता है लकड़ी की टहनियां। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है इसके घोंसले के अंदर? देखने को मिलता है लकड़ी की टहनियां, लकड़ी की टहनियां और लोहे की तारे। ठीक है, लकड़ी की टहनियां और लोहे की तारे, और लोहे की तारे, और जिसमें आपके कोयल अपने अंडे को देती है, और फिर ये उनको सेने का काम करता है, जो आपका कौवा रहता है। ठीक है, तो कौवा तो नहीं बनाएगा पेड़ के तने में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछा है पेड़ के तने में। अगला पूछा आपका बसंत गोरी। अच्छा बताओ, बसंत गोरी आपका सही हो जाएगा, या फिर इसके अंदर आपका सनबर्ड हो जाएगा, टेलर बर्ड हो जाएगा? ये तो आपको अभी बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, सनबर्ड और टेलर बर्ड। तो बचा क्या आंसर आपका? बिल्कुल सही बात है भाई, आपका सन, आपका बारबेट हो जाएगा, मतलब बसंत गोरी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, क्या काम करती है? पेड़ के तने में बसंत गोरी अपना घोंसला बनाती है। अच्छा, आवाज कैसी निकालती है बसंत गोरी? बसंत गोरी की जो आवाज होती है, तो आवाज कैसे निकालती है बसंत गोरी? अपनी जो आवाज निकालती है, टुक टुक की आवाज निकालती है ना। कैसी आवाज निकालती है? टुक टुक की आवाज बसंत गोरी निकालती है। और जो पेड़ के तने में ये क्या काम करती है? अपना घोंसला बनाती है, और फिर इसी घोंसले में क्या काम करती है? इसी घोंसले में फिर ये अपने अंडों को देती है, जो अपना बसंत गोरी रहती है, बारबेट जो अपना रहती है। ठीक है, बिल्कुल आंसर आज लोग सही दे रहे हो, इसका मतलब पढ़ के आए हो। ठीक है आज बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, मेरा सही था ठीक है भाई, ठीक। अभी तो मुझे गलत वाला नहीं मिल रहा कोई। हाँ हाँ, टुक टुक की आवाज निकाल। अच्छा ये हुआ, बताओ टुक टुक की आवाज, ये बताओ सर्दी में निकालती है? टुक टुक की आवाज सर्दी में निकालती है, गर्मी में निकालती है, या फिर बरसात में निकालती है? बताना किस चीज में आवाज निकालती है, या सभी में निकालती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, जल्दी से बताओ किस में निकालती है टुक टुक की आवाज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह जोड़ा चुनना है आपको जिसकी दृष्टि, ठीक है, यानी जिसकी जो नजर है वो इतनी तेज होती है कि वे हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। अब सीधे ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई 4 गुना अधिक दूरी तक देखने वाले कौन से होते हैं? 3 आपके दिए हुए, कौन कौन से? चील, बाज और गिद्ध। अब देख लो तीनों आपके सामने आ गए, कौन से? चील, बाज और गिद्ध। कहां पर है भाई चील, बाज और गिद्ध? चील और गिद्ध तो मिल गए, ठीक है। कौन से? चील, बाज और गिद्ध, ठीक है, चील, बाज और गिद्ध। अच्छा मुझे बताओ, जो चील की जो पूंछ होती है वो कैसे होती है? जो चील की जो पूंछ होती है वो कैसे होती है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक एक चीज आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए अगर बात होती है गिद्ध की, बात यहां पर हो रही है, तो गिद्ध को बेसिकली क्या होता है,
गिद्ध को माना जाता है पृथ्वी के लिए एक प्रकार का डिटर्जेंट इसको माना जाता है। अपारमर्जक इसको माना जाता है। हिंदी के अंदर में कुछ इसी प्रकार का वर्ड है, डिटर्जेंट के रूप में आप लोग इसको ले सकते हो। एनवायरमेंट का क्लीनर इसको माना जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या काम करता है, ये जानवरों को खाता है। क्या काम करता है, ये जानवरों को खा जाता है। ठीक है, जानवरों को खा जाता है मरे हुए। ठीक है, मरे हुए ये बेसिकली जानवरों को खा जाता है। बट बेसिकली क्या होता है, एक मैंने बताया एक डाइक्लोफिनेक नाम की एक दवा होती है, जिसकी वजह से जो मरे जानवर होते हैं तो उनको ये दवा दी जाती है। तो जब ये जानवर मर जाते हैं, गिद्ध आके इसको खाता है, तो गिद्ध भी बेसिकली मरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक संकट प्राय आपका प्रजाति के अंदर होता जा रहा है। ठीक है, मतलब संकट की तरफ बढ़ता जा रहा है जो आपका गिद्ध है। हालांकि गवर्नमेंट ने, जो आपकी भारत सरकार है, ठीक है, उन्होंने बचाव के लिए इसके बहुत प्रयास किए हुए, तो अब थोड़ी सी रोकथाम इसके अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो गिद्ध को इसलिए एनवायरमेंट का क्लीनर भी इसको माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि एनवायरमेंट का क्लीनर किसको कहा गया है। तो एनवायरमेंट का क्लीनर किसको कहा गया है, तो आपके गिद्ध को एनवायरमेंट का क्लीनर यहां पर माना हुआ है। तो पूंछ का बताओ, पूंछ कैसी होती है, पूंछ का नहीं बताया आपने। ठीक है, हाँ, चील की पूंछ, हाँ, खांचेदार होती है, खांचे वाली होती है, बिल्कुल सही बताया। कैसी होती है, खांचे वाली होती है। इसकी जो पूंछ होती है खांचे वाली होती है, खांचेदार होती है। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज सारे पक्षी आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपके जानवर बताए थे, पौधों के बारे में बताया था, आज पक्षी बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आपके कोई जैसे फेमस पर्सनैलिटी बता दूंगा। ऐसा आपके अलग अलग मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो भाई, अगली कोई पहेली आ गई। ठीक है, अब ये पहेली का आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित पहेली को सोल्व करिए। कौन सी पहेली है, रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूं, दिन भर शोर मचाता हूं, घरों में अपना घर बनाता हूं, बोलो मैं क्या कहलाता हूं। वो आपको बताना है कि बताओ मैं क्या कहलाता हूं। फाख्ता, कोयल, कबूतर या फिर बसंत गोरी। सिंपल सा बता दो यार, गुटरगू कौन करता है। ठीक है, बताओ कौन करता है गुटरगू, कबूतर करता है गुटरगू। ठीक है, और अपना घर कहां बनाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पुराने जो मकान होते हैं उसमें बनाता है, और जो आपके खंडर बने होते हैं उसमें ये अपने मकान को बनाता है, जो अपना कबूतर बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, कबूतर। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा देखो, ये आपके कुछ नए क्वेश्चन आए थे जब आपका पेपर ऑनलाइन हुआ था, और ये नए क्वेश्चन आपके अब से पहले नहीं आते थे। जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था तब से ही आपके नए क्वेश्चन देखने को मिले। इसलिए मैंने कहा आज की वीडियो के अंदर आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो इससे पहले कभी एग्जाम में नहीं पूछे गए। अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चन है, उसके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पक्षी निश्चित समय आने पर अपने पंखों को खो देते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम आ गया और उस पर अपने पंखों को खो दिया, छोड़ दिया, या अपने बालों को छोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो एक पर्टिकुलर टाइम आने पर इस चीज को छोड़ देते हैं जो पक्षी वगैरह होते हैं, तो यह जो प्रोसेस होता है, यह जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, ये यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आज से पहले सीटेट में नहीं आया, पहली बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिला। पहला यहां पर ऑप्शन है हाइबरनेशन। यहां पर पहला ऑप्शन दे दिया कि हाइबरनेशन। देखिए, हाइबरनेशन की ये प्रक्रिया होती है जहां पर जो जानवर होते हैं, जो बेसिकली जो पक्षी होते हैं, ठीक है, या जो भी जानवर होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। जब उनके अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं बचती, ठीक है, किसी काम को करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं बचती, तो क्या काम करते हैं, अपनी एनर्जी को फिर सेव करते हैं, आराम करते हैं, नींद के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाली प्रोसेस होती है। जैसा मान लीजिए हमको फॉर एग्जाम्पल, ये तो जानवरों के संदर्भ में बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हमें कुछ ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं, डॉक्टर कह देता है भाई रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद आपके पास दोबारा एनर्जी आ जाएगी, कुछ खाओगे पियोगे तो काम चल जाएगा। उसी प्रकार से जब जानवरों के अंदर एनर्जी नहीं बचती, ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, नींद में चले जाते हैं या फिर अपने आप को रेस्ट देना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी एनर्जी को स्टोर कर सके। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है, हाइबरनेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा होता है झंकारना। झंकारना के बारे में तो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है कि जो मछलियां होती है, जब अपने वो होते हैं ऑर्गन होते हैं, मतलब जो शरीर के जो अंग होते हैं, उनको आपस में रगड़ती है, तो रगड़ने के बाद जो आपकी प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है झंकारना। मछली होगी, सांप होगी, तो ये जब इस प्रकार से करते हैं तो उसको कहा जाता है आपका झंकारना कहा जाता है। अगला प्रोसेस है मोल्टिंग। ठीक है, यानी कि झाड़ना। जब एक पर्टिकुलर टाइम आने पर कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर अपने बाल, अपने पंख या फिर अपनी किसी और चीज को त्याग देता है, ठीक है, तो वो होता है आपका मोल्टिंग यानी कि झाड़ना। जैसा आपने देखा होगा, कोई पक्षी एक पर्टिकुलर टाइम आने पर अपने पंखों को त्याग देता है,
अपने बालों को त्याग देता है। या आपने देखा होगा जो सांप होता है ना, तो सांप की जो इस ऊपर की स्किन होती है, तो सांप अपनी ऊपर की स्किन को एक टाइम के आने पर छोड़ देता है, उसको त्याग देता है, ठीक है। तो जिसको आप लोग कहते हो कि वो अपनी ऊपर की स्किन को कैचली, जिसको देसी भाषा में आप लोग बोलते हो, उसको त्याग देगा एक पर्टिकुलर टाइम आने पर, फिर वो दूसरी स्किन आ जाती है, फिर उसको कुछ टाइम के बाद त्याग देगा, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ पक्षी एक पर्टिकुलर टाइम आने पर अपने पंखों को भी खो देते हैं या कुछ अपने बालों को खो देते, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मोल्टिंग, यानी कि झाड़ना इसको कहा जाता है। तो बिल्कुल नया क्वेश्चन था और अब से पहले सीटेट में नहीं आया। सीबीएसई वाले चाहते हैं कि कोई बच्चा ईवीएस के अंदर 30 में से 30 ना ला पाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर देना चाहता है। जैसे ये और एक क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर आ गया, ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आज से पहले कभी नहीं आया, ये भी पहली बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला, ठीक है। और आई थिंक इस बार जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन नए नहीं आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर अगर इन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नए दे दिए तो बहुत से बच्चे उसके अंदर दिक्कत के अंदर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से शायद 2-3 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वरना ज्यादा क्वेश्चन नए आने की संभावना नहीं लग रही है इस बार, ठीक है। वरना एनसीईआरटी में से मोस्टली आपका आएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का जो मुलायम भाग है वो क्या कहलाया जाएगा। जो पक्षियों के दोनों ओर का जो मुलायम भाग होता है उसको क्या कहलाया जाएगा, वो आपको बेसिकली यहां पर बताना है। देखिए पहला ही ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है बार्ब, ठीक है, तो बार्ब कहलाया जाता है पक्षियों के दोनों ओर का जो मुलायम भाग होता है वो कहलाया जाता है आपका बार्ब, यहां पर कहलाया जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर जो आपका दिया है आप लोगों ने, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, बार्ब। अगर मैं बात करूं रेचिस की, तो पक्षियों के और दोनों ओर जो आपकी वो होती है कलम होती है, तो उसका जो आपका कठोर भाग होता है, ठीक है, जो उसका कठोर भाग होता है, तो ये आपका रेचिस के अंदर आ जाएगा, जो दोनों ओर का कठोर भाग होता है, ठीक है। हाँ, डी के साथ कैसे जा रहे हो भाई आप, कैलेमस के साथ आप लोग कैसे जा रहे हो, ये तो आपका सबसे निचले का हिस्सा होता है, ठीक है, जो आपका सबसे निचला हिस्सा होता है। ए आपका बिल्कुल सही है, इसमें भाग जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो आपका सबसे भाग होता है, ठीक है। हाँ, तो ये रहेगा आपका मैं किस में था क्वेश्चन के अंदर, भुला दिया मुझे। केलेमस आपका सबसे निचला हिस्सा होता है, केलेमस सबसे आपका निचला हिस्सा होता है, और ये बेसिकली आपका स्किन से नहीं जुड़ा होता। क्या नहीं जुड़ा होता, ये बेसिकली आपका स्किन से जुड़ा नहीं रहता। अगर मैं बात करूं केवल, ये आपका स्किन से जुड़ा रहता है, ठीक है, ये आपका स्किन से जुड़ा रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रेचिस की, तो ये आपका कठोर भाग रहता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो ये बेसिकली आपके जो ये होता है, क्या नाम है, पंख होता है, इसके यहां पर कुछ पार्ट्स पूछे थे। तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराया जाएगा कि पंखों के इस प्रकार से जो भाग आपसे पूछ लिए, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अभी भी आप लोग पहले और चार चार वाले भी अभी भी कुछ है। अब सी के अंदर आ गए, नहीं सी नहीं होगा, आपका बार भी होगा। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का जो मुलायम भाग है वो बार्ब कहलाया जाता है भाई। सी भी नहीं होगा आपका, ठीक है। सी तो सबसे मतलब सख्त हिस्सा होता है। जो सी है आपका, ये जो आपका कीवल है, ये तो आपका सख्त हिस्सा हो जाएगा आपका जो कीवल होता है, ठीक है। हाँ ठीक है आपका। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपने भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती है। यानी भोजन के बेस पर आपको यहां पर सिमिलरिटी के आधार पर पक्षियों को पहचानना है कि जो एक जैसा भोजन खाते हो, वो उसके बेस पर आपको करना है। देखो मोर, तोता, कबूतर, तो शाकाहारी मांसाहारी यहां पर तो मिक्स हो गए। तोता, कौवा, उल्लू, शाकाहारी मांसाहारी मिक्स हो गए। उल्लू, बाज और चील, मांसाहारी मांसाहारी यहां पर मिक्स हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर सी हो जाएगा। भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रख रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। इसमें भी आपके शाकाहारी मांसाहारी मिक्स हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या दे रहे हो? ए और सी। एक ऐसे हो जाएगा यार, शाकाहारी मांसाहारी है, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपके सामने अगेन क्वेश्चन आपका चोच वाले से क्वेश्चन आ गया। इस वाले के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? छानने की प्रणाली कैसे होती है? मतलब आप लोगों ने एक बात देखी होगी, जैसे कुछ पक्षी होते हैं, ठीक है, जैसे इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका फ्लामिंगो, ठीक है। क्या है? फ्लामिंगो। तो इनकी जो चोंच रहती है, चोंच रहती है आपकी, इनकी लंबी चोंच रहती है। तो ये क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए इनको कोई मछली पकड़नी है, तो मछली को अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं। तो यहां पर मैंने मछली बना दी, मछली को अपनी चोंच में पकड़ लिया। तो जब मछली को अपनी चोंच में पकड़ लिया तो साथ में कीचड़ वगैरह भी तो आती है ना मछली के साथ में, वो मछली कीचड़ में भी तो रहती है ना लिप्त, तो साथ में मछली कीचड़ वगैरह भी आती है। तो अपने क्या काम करते हैं, चोंच से इस कीचड़ को फिल्टर कर देते हैं, मतलब वो कीचड़ बाहर चली जाती है, या जो भी उसके साथ में और कुछ अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो बाहर चला जाता है, और सिर्फ मछली को अपने चोंच के थ्रू अपने अंदर ले जाते हैं और गप करके उसको खा जाते हैं। तो ये जो आपकी फिल्ट्रेशन की जो प्रणाली होती है, छानने की जो आपकी प्रणाली होती है, ये किन की चोंच के अंदर रहती है? ये बत्तख के अंदर रहती है, हंस के अंदर रहती है। तो ये फ्लामिंगो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इनकी चोंच के अंदर रहती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका फिल्ट्रेशन के थ्रू खाते हैं, ये नहीं कि सीधा कीचड़ को भी अंदर खा गए, मछली के साथ साथ में साफ करके खाते हैं, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, इसके ऊपर जल्दी से नजर डालते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? देखिए यहां पर दो पक्षियों के बीच में बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक तो होता है आपका उल्लू, ठीक है, एक तो होता है आपका उल्लू, और एक होती है मैना, ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर, एक होता है उल्लू, एक होता है मैना। देखो उल्लू तो अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, उल्लू क्या काम करता है? अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, या कह सकते हो 270 डिग्री तक घुमा सकता है। लेकिन जो मैना होती है ये अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है। कैसे कर सकती है? झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। जैसे आपने कोई हॉरर मूवी देखी है ना, तो अपनी गर्दन को झटके से पीछे करके एकदम मुंडी को पीछे ले जाएगा, ऐसे झटके से पीछे करती है, मतलब इतनी पूरी पीछे नहीं करती, एकदम झटके से पीछे करती है। तो जब भी गर्दन को झटके से पीछे करने की बात आ जाएगी तो मैना की बात आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सी की बात आ जाएगी? मैना की बात आ जाएगी। और जो आराम से पीछे गर्दन कर लेता है वो कर लेता है उल्लू, आराम से गर्दन को पीछे कर लेता है, ठीक है। तो आंसर इसमें फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन फिर आपको एक पहेली दी हुई है और इस पहेली का आंसर आपको देना है। तो देखो इस पहेली का आंसर कौन कौन सही देगा, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित पहेली को हल करिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। वाह वाह, क्या मतलब आज बनाया हुआ है मुझे, ठीक है। तो बताओ किसकी चोंच पत्तों को सीती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो दर्जी होता है जो कपड़े सीता है, एक पक्षियों में दर्जी होती है। तो कौन सी वो चिड़िया होती है जो दर्जी का काम करती है? तो कौन सी चिड़िया होती है? दर्जन चिड़िया। कौन सी चिड़िया? दर्जन चिड़िया, यानी कि टेलर बर्ड होती है, ठीक है। तो यहां पर ये पहेली किसके लिए दी हुई है? टेलर बर्ड यानी कि दर्जन चिड़िया के लिए ये वाली कहावत आपकी की हुई है, ठीक है। तो ये अपने पत्तियों को जो होती है उनको सीकर अपना यहाँ पर घोंसला यानी कि घर बनाती है। आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसी ऐसी पहेली आपके एग्जाम में पूछी गई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। ये क्वेश्चन तब आया था जब आपका सीटेट का एग्जाम पहली बार ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। तब इसके बारे में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन, पता नहीं कहां से उठा के दे दिया। अब ऐसे क्वेश्चन का कुछ सोल्यूशन है ही नहीं कि भाई इन क्वेश्चन को कहां से करा जाए कहां से नहीं करा जाए। अगर एक आधा ऐसा क्वेश्चन उठकर आ गया तो भाई सीबीएसई वालों को हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन यहां पर इन्होंने दे दिया उठाकर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है, ठीक है। तो अब हमें पहले ही देखना पड़ेगा साइबेरियन सारस क्या है, तो उसके बाद ही पता चलेगा इसकी विशेषता क्या है। अभी जो साइबेरियन सारस जो पक्षी होते हैं, ठीक है, तो साइबेरिया से आए हुए रहते हैं, ठीक है। तो साइबेरिया से आए पक्षी रहते हैं। अब इनकी विशेषताओं के बारे में पहले नजर डाल लेते हैं और उसके बाद ऑप्शन में से पता चल जाएगा कौन चीज की विशेषता नहीं है। देखिए वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। शीत जलवायु से जब प्रवास करते हैं तो उसके बाद फिर वो अपने समूह में जाकर मिल जाते हैं। क्या काम करते हैं? फिर वे अपने समूह में जाकर मिल जाते हैं।
आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते रहते हैं आसमान के अंदर, ठीक है। तो ये फिर अपने समूह में उड़ते हैं एक साथ, ठीक। उसके अलावा वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, नहीं, अपने आवासों में अलग से अकेले नहीं रहते, एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं, एक साथ में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का भाई आपका आंसर नेगेटिव से हो जाएगा। वे गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी बहुत कम संख्या रह रही है, ये भी बिल्कुल सही है। गंभीर रूप से कैसे चल रहे हैं आपके साइरस पक्षी? खतरे के अंदर चल रहे हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो आपके साइरस पक्षी है ये आपके साइबेरिया से आए हुए हैं, ठीक है। अब किसी को पता है यार कि साइबेरिया से आए हुए हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर कहा जिक्र दिया हुआ है साइबेरियन इस पक्षी के बारे में, तो सीबीएसई वालों को क्या जरूरत पड़ी थी इस क्वेश्चन के बारे में पूछने के लिए? लेकिन बस उसको आपका 1-2 नंबर काटना था, और ये क्वेश्चन उन्होंने यहां पर अपना पूछ लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली पूछ लिया। ये एक अपने समाज के अंदर चलते हैं, एक साथ उड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग आवासों के अंदर ये बेसिकली यहां पर नहीं रुकते, ठीक है। एक वो है जगह आर्कटिक टुंड्रा के नाम से, तो वहां पर ये बेसिकली रहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आर्कटिक टुंड्रा से ये अपना उड़ते हैं या वहां से प्रवास करते हैं, जो आपके साइबेरियन पक्षी रहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नर चिड़िया है वो बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है, और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडों को देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? यह देखो, पहले की जो प्रथाएं चलती थी, पहले क्या चलते थे? स्वयंवर चलते थे। स्वयंवर के अंदर क्या होता था? जैसे किसी का मान लीजिए रानी को अपना शादी करनी होती थी, तो स्वयंवर रचाया जाता था। वहां पे बहुत सारे राजा आते थे, और राजा आके अपनी वहां पर वीरता का सबूत देते थे, ठीक है। और फिर रानी को जो बढ़िया लगता था उसके गले में हाथ डाल देती थी। ये प्रथा यहाँ पे भी चलती है भाई, यहाँ पे चलती है। जो आपका एक पक्षी रहता है, वीवर पक्षी रहता है, ठीक है। कौन सा पक्षी? जो वीवर पक्षी रहता है। तो जो नर वीवर पक्षी रहते हैं वो अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं। उस एक ने अपना अलग घोंसला बनाया, एक ने अपना अलग घोंसला बनाया, तो सभी ने अपने अलग अलग घोंसले बना लिए, जो नर वीवर पक्षी होते हैं। फिर मादा वीवर पक्षी आती है, वो सभी के घोंसलों को चेक करती है। अच्छा, तेरे में तो अच्छा घोंसला नहीं बनना, इसका डिजाइन बढ़िया नहीं है। दूसरे का देख लिया, अरे नहीं इसमें तो लकड़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तीसरे का घोंसला देख लिया, नहीं नहीं बात नहीं जम रही, इसके अंदर तो क्वालिटी वाली घास नहीं है, ठीक है। तो सबके घोंसलों को चेक करने के बाद फिर जो उसको घोंसला अच्छा लगता है, जैसे पहले वाली रानियों को जो अच्छा लगता था उसके गले में माला डाल देती थी कि अब मैं आप मेरे राजा हुआ, ठीक है। तो जो घोंसला फिर उसको अच्छा लगता है, उस घोंसले में जाके फिर वो अपने अंडों को दे देती है। तो ये होती है आपकी वीवर बर्ड होती है, ठीक है। कौन सी होती है? वीवर बर्ड होती है। तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किस प्रकार से स्वयंवर हुआ जाए, ठीक है। क्यों भाई लड़कियों, आज की डेट के अंदर ये पॉसिबल है कि स्वयंवर हुआ जाए आज की डेट के अंदर? लेकिन देखो पक्षियों के अंदर चल रहा है भाई आज की डेट के अंदर, ठीक है। लड़के कहेंगे कि भाई हम कैसे जाएंगे, ठीक है। इतना कंपटीशन आज की डेट के अंदर हो गया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पहेली को हल करिए कि सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूं, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं क्या कहलाता हूं? उसके बारे में ऑप्शन बताइए। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए। हाँ ठीक है, हाँ अब नहीं होगा स्वयंवर कहीं भी, ठीक है। अब ऐसे स्वयंवर जैसी चीज नहीं रही, ठीक। तोता नहीं है, फाख्ता नहीं है, बत्तख नहीं है, वो है हमारा मोर, हमारा इंडिया नेशनल बर्ड, ठीक है। वो है हमारा नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा जो मोर है। तो उसके बारे में यहां पर पहली कही हुई है, तो आंसर नंबर 4 यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये आ गया। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और देखो इस बार आपके एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन आपको कहता है कि बगुला भैंस पर बैठता है, ठीक है। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? आप लोगों ने देखा होगा गांव के अंदर, तो गांव के अंदर बगुले भैंस पर बगुले को बैठता हुआ देखा होगा। ऐसा क्यों बैठता है? अब देखो यहां पर बेसिकली इन दोनों को फायदा होता है। जब बगुला भैंस के ऊपर बैठता है, तो बगुला भैंस के ऊपर जब बैठता है, जितने भी इसके ऊपर जो कीट रहते हैं, मान लीजिए कोई कीड़ा है या कुछ प्रकार की और कोई कीट बैठा हुआ है,
तो बगुला उसको खा जाता है, और खाता है तो भाई उसको खाना मिल जाता है, पोषण मिल जाता है, तो बगुले का पेट भर जाता है। ठीक है, यानी इसको पोषण मिल जाता है, इसका पेट भर जाता है, तो बगुले का यहां पर काम चल जाता है। ठीक है, तो बगुले को फायदा हो गया। अब यहां पर इसको, भैंस को क्या फायदा होता है? भैंस को फायदा होता है बगुले ने फ्री में उसका काम कर दिया। अब जो यहां पर कीट थे उसको नुकसान पहुंचा रहे थे ना, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी स्किन पर बैठ के उसको काट रहे थे, कभी कुछ और कर रहे थे, कभी उसको इन्फेक्शन फैला रहे थे, तो इसने बगुले ने आके फ्री में काम कर दिया। अगर मान लीजिए कोई आपको फ्री में आके, मान लीजिए आपको कुछ परेशानी हो रही है शरीर के अंदर, या कोई आपको सर की चंपी कर दे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ भाई और कर, थोड़ा सा और कर, ठीक है, तो अच्छा लगेगा ना आपको। तो दोनों ने क्या काम करा? दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया। क्या पहुंचाया? दोनों ने एक दूसरे को यहां पर फायदा पहुंचाया। आपने देखा होगा जो भैंस होती है या भैंसा होता है, वो बगुले को उड़ाता नहीं है सर से कि भाई बैठा रहा और काटता रहा, करता रहा जितना तुझे करना है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है। किसका? सहजीवी का संबंध पाया जाता है। सहजीवी का मतलब होता है जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या होता है? जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसको कहा जाता है सहजीविता, उसको कहा जाता है। जैसे यहां पर ये एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे, तो उसको सहजीविता कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी के सर की मालिश करी, उसने आपके सर की मालिश कर दी, बराबर यहां पर आपका हिसाब हो गया। ठीक है, अच्छा, एक होता है आपका पैरासाइट होता है, एक होता है आपका पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। ठीक है, एक होता है आपका परजीवी होता है। परजीवी में क्या होता है? पैरासाइट में क्या होता है? यहां पर एक जीव अपना सिर्फ फायदा लेता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट में अलग होता है। पैरासाइट में क्या होता है? एक जीव को तो लाभ मिलता है, एक जीव तो क्या लेता है? लाभ लेता है, लेकिन दूसरे जीव को क्या मिलती है? जो दूसरा जीव होता है, दूसरा जानवर होता है, उसको क्या मिलता है? उसको नुकसान मिलता है, उसको नुकसान मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सर में जूं आ गई। ठीक है, जूं है ना आपके सर में बहुत सारी, ठीक है, चेक करवाना, अपने घर वालों से चेक करवाना, घर जूं मिलेगी। तो जूं बेसिकली दो काम करती है आपके सर में। एक तो अपना आश्रय बनाने का काम करती है, घर बनाने का काम करती है, और उसके अलावा खाना बनाने का काम करती है। तो देखो, उसको तो बेनिफिट मिल गया कि उसको घर बनाने का काम मिल गया और खाना खाने का काम मिल गया, लेकिन आपको तो नुकसान मिल गया ना। पूरे दिन आप लोग यूं करते फिरोगे, कोई यूं खुजाते हुए मिलोगे, कहीं किसी के सामने बैठ गए यूं खुजाते हुए मिलोगे, और फिर उसके बाद गलती से कहीं पकड़ लिया, अरे यार वो कहेगा अरे इसके सर में तो जूं है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा हो गया जोंक हो गया। क्या हो गया? जोंक हो गया। मान लीजिए जोंक कहीं पर चिपक गई, शरीर पर कहीं भी चिपक गई, हाथ पर, पैर पर, तो क्या काम करती है? शरीर से खून को चूसने का काम करती है। अब उसको तो बेनिफिट मिल गया, उसको तो लाभ मिल गया, बेनिफिट मिल गया, शरीर से खून चूस लिया, लेकिन दूसरे को तो नुकसान पहुंच गया ना, हमको तो नुकसान पहुंच गया ना, हमारे शरीर से खून चूस लिया। ठीक है, तो ये होता है आपका पैरासाइट, यानी कि परजीवी होता है। तो इसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसमें एक को लाभ मिलता है, दूसरे को हानि पहुंचती है। ठीक है, तो एक ट्राई करना, जितनी आपके सर के अंदर जूं है देख लेना, वो ये काम जरूर करती होगी, गिनना आपके सर के अंदर कितनी जूं है। ठीक है, काउंट करके बताओ मुझे कितनी शरीर के अंदर जूं है। जिसने सही बताया उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, बताओ जल्दी से। हाँ, नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हो? शरीर के जरूर मिलेगी, 2-4 जूं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं, तो इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पक्षियों के अंक क्या काम करते हैं? उनको उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, अमरबेल, अमरबेल भी होता है, बिल्कुल सही बात की। आपका जो अमरबेल होता है वो भी आपका पैरासाइट के अंदर आ जाएगा, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में आ जाएगा। क्योंकि ये भी क्या काम करता है? दूसरे जो पौधे रहते हैं उनके ऊपर फैल जाता है और फिर बढ़ता रहता है, ये भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बताया आपने? पक्षी उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इसके अलावा आपको बताना जो आपका पक्षियों के पंख रहते हैं उनके और क्या काम रहते हैं। विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में पंखों का काम नहीं है। ठीक है, उसके अलावा उन्हें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो पक्षियों के पंख रहते हैं गर्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं। विभिन्न तरीकों से चलने में हेल्प नहीं करते, उड़ने में हेल्प करते हैं भाई आपके। उन्हें जल क्षय बनाने में, यानी वाटरप्रूफ बनाने में, हाँ वाटरप्रूफ बनाने में हेल्प करते हैं, बी और डी।
नए नए आपके पंख आते रहते हैं, पुराने पुराने पंख आपके जाते रहते हैं। तो ये पंखों के बारे में कुछ आपकी जानकारी थी जो आपको जाननी चाहिए। नया क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहां पर पूछा गया था, बी और डी यहां पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक और पहेली आपके सामने आ गई, बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, हाँ बी फॉर बॉल, ठीक है भाई, बी फॉर बॉल। हैप्पी, अच्छा आज मेरा जन्मदिन नहीं भाई, 17 को है मेरा जन्मदिन। ठीक है, रोज रोज विश करते रहते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित पहेली को हल करिए कि मैं जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूं, ऊंचाइयों पर उड़ता हूं, बोलो मैं क्या कहलाता हूं। तो यह पहेली किसके द्वारा दी गई है, इसका जरा आंसर बताइए, किसने पहेली दी हुई है। कि मैं एक तो ऊंचाइयों पर उड़ता हूं, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ता है ये जो आपका पक्षी है, और उसके अलावा मरे हुए जानवरों को मैं खा जाता हूं। किसको? मरे हुए जानवरों को खा जाता हूं। कौन खाता है मरे हुए जानवरों को? तो आपका एक ही जानवर है, कौन है? गिद्ध है। ठीक है, जो आजकल खुद बेचारा संकटग्रस्त पक्षी होता जा रहा है। आंसर नंबर 4 यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहेली का सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा? गिद्ध आंसर यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल नया क्वेश्चन, पता नहीं कहां से उठा के दे दिया भाई साहब ने, सीबीएसई वालों ने उठा के दे दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखे क्या दिया हुआ है यहां पर, इसके ऊपर नजर डालिए। पक्षियों से लिया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है? ठीक है, प्रवासी पक्षी यहां पर पूछ लिया, जैसा आपका वो पूछा था जो साइबेरियन पक्षी पूछ लिया आपसे, वो भी क्या प्रवासी पक्षी है। ठीक है, जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। अब देखो क्या मतलब है भाई, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। अब इनकी क्या जरूरत है पूछने की, बच्चा कहां तक पढ़ेगा, कहां तक ढूंढेगा ऐसे पक्षियों के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि भाई उनको छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि इन चीजों को हम ढूंढ ही नहीं सकते, दुनिया भर की चीजों को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में इनको ज्यादा पैनिक मत होना, 1-2 नंबर तो ऐसा एग्जामिनर देगा ही। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो वो कौन सा पक्षी है? लिटिल स्टिंट है। ठीक है, कौन सा पक्षी है? लिटिल स्टिंट। कहां से आता है? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आने में आई थिंक इसको लग जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग मोटा मोटा 8,000 किलोमीटर प्लस लग जाएंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। कितना? 8,000 किलोमीटर प्लस इसको लग जाएंगे उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आने में। इतनी दूरी तय करके तब ये भारत आएगा। ठीक है, तो ये आपका लिटिल स्टिंट हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से आपका लिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक, हाँ अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? देखो यहां पर बात हो रही है सामाजिक कीट। ठीक है, सोशल इंसेक्ट की बात हो रही है। सोशल इंसेक्ट कौन से होते हैं? जो एक साथ एक समाज के अंदर रहते हैं। जैसे अब हम तो कीड़े नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, लेकिन हम एक साथ समाज के अंदर रहते हैं ना भाई, हम लोग अपनी एक फैमिली में अपने आसपास दोस्त यार के साथ एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ जानवर रहते हैं, कुछ इंसेक्ट रहते हैं जो एक साथ एक समूह में रहते हैं। जैसा आपको जो साइबेरियन पक्षी आया था वो क्या रहते हैं? एक समूह में रहते हैं। उसी प्रकार से आपके इंसेक्ट पूछ लिए जो एक साथ एक समूह में रहते हैं, तो सामाजिक कीट पूछ लिए, सोशल इंसेक्ट पूछ लिए जो एक साथ रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। तो कौन कौन से? चींटियां, बिल्कुल सही बात है। चींटी को आप लोगों ने एक साथ देखा होगा, एक साथ एक समूह में रहती है, इस प्रकार से एक साथ चलती है जो आपकी चींटियां रहती है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, जो चींटियां रहती है वो एक साथ एक लाइन में इस प्रकार से क्यों चलती है? बेसिकली जो चींटी रहती है वो एक प्रकार की जो होती है वो स्मेल छोड़ती है, गंध छोड़ती है, जिसकी वजह से बाकी पीछे आने वाली चींटियां क्या काम करती है? उसको फॉलो करती है और उनके पीछे वो चलती जाती है। ठीक है, बाकी पीछे आने वाली चींटियां उसको फॉलो करती जाती है, जो आपकी चींटियां होती है। मुझे यह बताइए, जो चींटी होती है इसके पैर कितने होते हैं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। जो चींटियां रहती है, जो चींटी रहती है, इसके पैर कितने होते हैं? जरा इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि जो चींटियां रहती है इस चींटी के पैर कितने होते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। और आपके कमेंट ये पुराने कैसे आ रहे हैं? एक सेकंड को, हाँ अब आइए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपके चींटियों के बारे में। अगर मैं बात करूं रानी चींटी की, देखिए जो आपकी रानी चींटी होती है, तो रानी चींटी देती है आपके अंडे देती है। क्या देती है? रानी चींटी देती है आपके अंडे देती है। अगर मैं बात करूं सिपाही चींटी की, किसकी बात करूं? आपके सिपाही चींटी की। तो सिपाही चींटी क्या काम करती है? पहरा देने का काम करती है। किसका काम करती है?
पहरा देने का काम करती है। उसके अलावा होती है काम करने वाली चींटी, ठीक है। उसके अलावा होती है काम करने वाली चींटी होती है। जो काम करने वाली चींटी होती है वो काम करती है भोजन ढूंढने का काम करती है। क्या काम करती है? वो काम करती है भोजन ढूंढने का काम करती है, जो भोजन को ढूंढ ढूंढ कर लाती है। ये बात होगी चींटियों के बारे में, ठीक है। और उसके अलावा तो ये भी एक समूह में रहती है, जितनी भी सारी चींटियां रहती है एक समूह में रहती है ना, ठीक है। 6 पैर होते हैं, हाँ ठीक है भाई, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दीमक, तो भाई दीमक हो गया, या फिर इसके साथ में लिख सकते हो ततैया। तो ततैया भी समूह में रहते हैं। एक बार मुझे बचपन में काटा था एक ततैया ने मुंह पर, ठीक है, या पूरा मुंह ऐसा सूज गया था। ततैया वो पीले से रंग का देखा है ना ततैया, तो पूरा मुंह सूज गया था, ठीक है। तब से बड़ा अजीब लगता है। तो बीटल नहीं होगा जो आपका समूह में नहीं रहता। मधुमक्खियां भी आपकी कैसे रहती है? मधुमक्खियां भी समूह के अंदर रहती है। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है, जो आपके समूह के अंदर आपके रहते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? कीट नहीं है तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? हाँ ठीक है भाई, सभी बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? बताओ मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, वो आपको बताना है। हैजा, हैजा मच्छर से नहीं फैलेगा। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये किसकी वजह से फैलते हैं? ये फैलते हैं मच्छरों की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से फैलते हैं? मच्छरों की वजह से फैलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो पानी होता है, पानी को कभी भी इकट्ठा मत होने दो। पानी को क्या मत होने दो? पानी को कभी भी एक जगह पर इकट्ठा मत होने दो। डीडीटी का छिड़काव होने दो, ठीक है। इसका छिड़काव घरों पर करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? मच्छरदानी का यूज करना चाहिए घरों के अंदर। मच्छरदानी का यूज करना चाहिए घरों के अंदर। मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल मच्छर का काम तमाम करना है ना, तो सबसे बढ़िया क्या काम करो? मच्छर के लार्वे को खत्म कर दो। जैसे मान लीजिए पानी है, ये रुका हुआ यहां पर पानी है, ठीक है। इस पानी के अंदर मान लीजिए मच्छर का क्या है? इसके अंदर मच्छर का लार्वा है। क्या है? मच्छर का लार्वा है। तो इस पानी के अंदर आप क्या काम कर दो? तेल डाल दो। इस पानी के अंदर क्या काम कर दो? तेल डाल दो। जब पानी के अंदर आप लोग तेल को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव इसका पानी का कम हो जाएगा, ठीक है। और जब यह पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जब ये जो मच्छर का जो लार्वा है, कहा गया मच्छर का लार्वा, मच्छर का लार्वा है, जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये अपने आप ही मर जाएगा और मच्छर अपना पनप ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इससे फिर बचाव मिल सकता है, जिससे चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर फैलने वाले रोग है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका, इसके ऊपर नजर डालते हैं जो आपका इसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ डाल सकते हो सर, मुझे अभी भी काट लिया। अच्छा देखो, मच्छर जो आपको काटेगा ना, एक बच्चे ने कहा मुझे अभी भी काट लिया। मच्छर बेसिकली जो काटता है ना, वो पैरों में काटता है। किस में काटता है? वो पैरों में काटता है। पता है, पैरों में बेसिकली सबसे ज्यादा जो गर्मी रहती है वो पैरों के अंदर रहती है। तो आपको जब कभी भी मच्छर काटेगा, जब आप कभी भी बैठे रहते हो, तो अपने पैरों को देखना, तो पैरों में सबसे ज्यादा मच्छर आपको काटता हुआ मिलेगा, ठीक है। बजाय ऊपरी हिस्से की जगह मुकाबले पैरों में सबसे ज्यादा काटता हुआ मिलेगा। आपको कहाँ काटा है जरा बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। एक बच्चा कह रहा है मुझे अभी काट लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ गया कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकती है। यहां पर बात हुई है कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोक सकती, वो विधि आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले, बिल्कुल सही बात है। पानी को तो इकट्ठा होने मत दो, जहां पर पानी इकट्ठा हुआ वहीं पर मच्छर का लार्वा पनप जाएगा और उसी की वजह से आपकी बीमारी देखने को मिल जाएगी। तो कूलर का पानी हुआ या चाहे घर में कहीं पर भी पानी हुआ, उसको चेंज करते रहो, बदलते रहो, ठीक है। उसको इकट्ठा मत होने दो। तो ये तो विधिया सही है, ये तो पॉजिटिव है। हमको ढूंढना है नेगेटिव आंसर। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाल दो, ये बिल्कुल सही बात है। देखो जो मछली होती है ना, जहां पर भी आपको पानी इकट्ठा हुआ जगह दिखाई देता है, आपका तालाब हो या कोई और जगह हो,
वहां मछली डाल दो, मछली क्या होती है, उस लार्वे को खा जाती है, ठीक है, मछली क्या होती है, उस लार्वे को खा जाती है। तो लार्वा जब बड़ा ही नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं होगा, ये भी आपका बढ़िया तरीका रहता है। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमको नेगेटिव ढूंढना है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, यार देखो मच्छरदानी मच्छर से सेफ्टी कर सकती है, लेकिन उनके प्रजनन को रोकने में नहीं कर सकती, ठीक है। तो प्रजनन को अगर रोकना है तो उनके लार्वे को खत्म करना पड़ेगा, तो लार्वे को खत्म करने में मच्छरदानी यूजफुल नहीं हो सकती, सिर्फ मच्छरों से बचाव कर सकती है जो मच्छरदानी होती है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा, नेगेटिव आंसर सही हो जाएगा। कुछ बच्चे अभी भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, अभी भी मच्छरदानी के अंदर लेट रहे होंगे, मुझे पता है, बड़ा मजा आता है जब खुले में मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा कि यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव कर दो। देखो ये तो मैंने अभी बात बताई, तेल का छिड़काव कर दो तो लार्वा अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां से मधुमक्खी की फोटो कहाँ चली गई भाई, वो जरा मिस प्रिंट हो गई होगी, जो आपकी मधुमक्खी की फोटो चल गई। तो लो मैंने मधुमक्खी का छत्ता बना दिया और ये छोटी छोटी मधुमक्खी मैंने अपनी ड्राइंग से खुद बना दी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है। तो चलो बताओ भाई, मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में जरा आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो नजर डालते हैं इसके बारे में। पहला, केवल रानी मक्खी अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है, रानी मक्खी ही अंडे देती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही बात है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ठीक है। देखो जो नर मक्खी होती है ना, इसका कोई काम नहीं होता, ये कोई काम नहीं करती, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विल्ला, ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता। एक वो प्रोग्राम आता है भाभी जी घर पर है, उसमें विभूति जी को क्या बोलते हैं, नल्ला, नल्ला बोलते हैं उसको। तो यहां पर जो नर मक्खी होते हैं ना, उसको बोला जाता है आपन नल्ला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आपन नल्ला, मतलब ये किसी काम के नहीं है, कोई काम नहीं करता, सारा काम बेचारे जो करते हैं ना, वो केवल फीमेल मधुमक्खी करते हैं, यानी कि मादा मधुमक्खी करते हैं जितने भी सारे काम करती है। और नर मक्खी जो रहती है ना, नर मधुमक्खी रहती है, ये कोई काम नहीं करता, इसको बोला जाता है अपन नल्ला बोला जाता है, किसी काम का नहीं रहता यहाँ पर, ठीक है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है, बिल्कुल ठीक है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी बात ठीक है, ठीक है। जो आपके मधुमक्खियों के बारे में यहाँ पर चीजें दी हुई है। देखिए मधुमक्खी पालन को कहा जाता है आपका एपीकल्चर, क्या कहा जाता है, अगर मैं बात करूं मधुमक्खी पालन को कहा जाता है आपका एपीकल्चर, इसको कहा जाता है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, इसको कहा जाता है। देखिए मधुमक्खी को जब शहद मिल जाता है ना, तो मधुमक्खी को शहद मिलने पर ये एक प्रकार का डांस करती है, और डांस करके फिर ये क्या काम करती है, दूसरी मधुमक्खियों को बताती है कि देखो हमें शहद मिल गया है, आ जाओ आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो दूसरी मधुमक्खियों को फिर ये क्या काम करती है, दूसरी मधुमक्खियों को फिर ये बुलाती है अपने पास में, फिर ठीक है क्या काम करती है, उनको दूसरी मधुमक्खियों को फिर ये बुलाती है, या फिर कह सकते हो उनको साइन देती है कि भाई आ जाओ, हमको शहद मिल गया है, और अब यहां से हम यहाँ पर शहद मिल गया है, मतलब यहां से हम यहाँ से चीजें लेकर चले जाएंगे, शहद लेकर चले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मधुमक्खियों को जो शहद बेसिकली बनाते हैं, उसके लिए लीची के फूल का यूज करते हैं, किसके, लीची के फूल का ये यूज करते हैं, लीची के फूल का यूज करते हैं। और लीची के फूल बेसिकली सबसे ज्यादा आपके फरवरी के अंदर उगते हैं, ठीक है, फरवरी के अंदर उगते हैं। लीची के फूल के लिए बिहार का बोचाहा गांव बड़ा फेमस है, कौन सा, बिहार का बोचाहा गांव आपका बड़ा फेमस है इसके लिए, ठीक है, कौन सा, बोचाहा गांव आपका बड़ा फेमस है। उसके अलावा मधुमक्खी के जो अंडे देने का आपका जो समय होता है, कौन सा, मधुमक्खी के जो आपके अंडे देने का जो समय होता है, तो मधुमक्खी के अंडे देने का जो सबसे बढ़िया समय होता है वो होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का सबसे बढ़िया समय होता है आपके मधुमक्खी के अंडे देने का जो आपका समय होता है। उसके अलावा मधुमक्खी का जो डंक होता है, उस मधुमक्खी के डंक में जो आपका एसिड पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका फार्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका फार्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक में आपका पाया जाता है। उसके अलावा ये मधुमक्खी जो पालन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया एपीकल्चर इसको कहा जाता है, एक अपना बॉक्स का यूज होता है जिसमें आपका मीठी चीनी का भी आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका एक बॉक्स इसके अंदर यूज होता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको मधुमक्खियों के संबंध में चीजें बताई, आई होप ये यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।